ESZEDians. We are ESZEDians. हेलो स्टूडेंट्स, ESZ एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसका हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने वाटर डिमांड्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, पर उससे पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? द कैलकुलेट द मैक्सिमम डेली एंड मैक्सिमम आवर्ली डिमांड ऑफ अ सिटी हैविंग पॉपुलेशन 50,000 कंज्यूमिंग 135 LPCD। यहाँ पे हम लोगों ने क्यू एवरेज डेली ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, जो कि हमारा आया था 135, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 1% की एक दिन के हिसाब से, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारा आया था 67,50,000, इतनी हम लोगों का पूरा क्यू एवरेज डेली आया था। अब हमको कैलकुलेट करना था मैक्सिमम डेली डिमांड। तो हमको मालूम है मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 पीक फैक्टर से। तो यहाँ पे हम करेंगे 675 मल्टीप्लाई 1.8। यहाँ से हम लोगों का आंसर आएगा 1215। यह आपका आंसर आएगा। अब ये सारा का सारा आप लोगों का आ रहा है आपका लीटर पर डे में। लीटर, क्योंकि आपका यहाँ पे जो यूनिट था वो यहाँ पे तो ये है 50,000 पॉपुलेशन, जिसको यानी कि आप कैपिटा लिखते हैं। ये इसकी यूनिट थी यहाँ पे LPCD, लीटर पर कैपिटा, पर डे के हिसाब से थी। मल्टीप्लाई जब आप कैपिटा करेंगे तो लीटर डे इंटू कैपिटा, और ये वाला जो था इस डिवाइडेड बाय कैपिटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो लीटर पर डे के हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है लीटर पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आंसर आया है वो आपका आया है लीटर पर डे के हिसाब से। अब आप कैलकुलेट करेंगे MHD, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी आंसर्स आते हैं आप लोगों के, वो आते हैं MLD में। MLD का मतलब होता है मिलियन लीटर पर डे, मिलियन लीटर पर डे। तो अब मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने लीटर पर डे को डिवाइड कर देते हैं 10 टू द पावर 6 से। तो जब हम इसको 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 12.15 MLD। अब से हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में हम सारे के सारे आंसर्स MLD में निकालेंगे। ये सारा का सारा लीटर पर डे में सिर्फ आपको समझाने के लिए था। नाउ अब से हम जितने आंसर्स निकालेंगे MLD में निकालेंगे। अब आते हैं हम लोग वापस से मैक्सिमम आवर्ली डिमांड पे। अब जब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था मैक्सिमम आवर्ली डिमांड का, तो वो था 2.7 मल्टीप्लाई क्यू डिवाइडेड बाय 24। यहाँ पे हमने जो 24 से डिवाइड करा था वो क्यों करा था? ताकि हम इसको आर में कन्वर्ट कर सके। पहले हमारा आंसर था लीटर पर डे में, लीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 24 से डिवाइड करा था। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आना चाहिए वो लीटर पर आर के हिसाब से आना चाहिए, लेकिन अब हमको जो आंसर चाहिए वो तो MLD में चाहिए, तो इसलिए हमको 24 से डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिंपली 2.7 मल्टीप्लाई क्यू करके लीटर पर डे में आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं MHD, यानी कि मैक्सिमम आवर्ली डिमांड, लेकिन वो हमें किस में कैलकुलेट करनी है? लीटर पर डे में, लीटर पर डे में, एंड देन हम उसको कन्वर्ट कर देंगे MLD में। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 2.7 मल्टीप्लाई 67,50,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1825। अब इसको अगर हमें MLD में कन्वर्ट करना है तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 करेंगे तो 18.25 MLD। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारी बुक्स में
MHD का फॉर्मूला दिया रहता है 2.7 मल्टीप्लाई बाय Q और डिवाइड 24 नहीं किया रहता। वहाँ पे 24 हम तब डिवाइड करेंगे जब हमको आंसर लीटर पर आर में चाहिए होगा। अगर आपको MLD में आंसर चाहिए तो आपको उसको 24 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये खत्म होता है हमारा वाटर डिमांड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, जिसमें आपको फायर डिमांड भी कैलकुलेट करनी है। If the population of the city is 1,56,000 and 325 LPCD of water is supplied, then distribution is designed for dash MLD, यानी कि यहाँ पे लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको डिजाइन करना है एंड उसको किसके जो आपको आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, MLD में चाहिए। तो सेम जब हम इसमें आर्ली डिमांड निकालेंगे तो आर्ली डिमांड में हमको 24 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली 2.7 मल्टीप्लाई एवरेज डेली डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज आपको ऑलरेडी रिटर्न है, मैंने आपको पहले से बताया था जब भी आपको फायर डिमांड का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको पहले से बताया रहेगा कि आपको उसे कुचलिंग फार्मूला से करना है, राइटर्स फार्मूला से करना है, फ्रीमैन या बर्स्टन फार्मूला से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑलरेडी कि फायर डिमांड आपको किससे कैलकुलेट करनी है, कुचलिंग्स फार्मूला से कैलकुलेट करनी है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब आपको पता है जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो किस चीज के लिए डिजाइन होता है, या तो होता है वो मैक्सिमम आर्ली डिमांड के हिसाब से, या फिर होता है वो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। इन दोनों में से जो भी आपका मैक्सिमम आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिजाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लेते हैं। उसके लिए हमको पहले क्यू एवरेज पता होना जरूरी है। तो क्यू एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल वाटर रिक्वायर्ड पर डे, LPCD मीन्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है आपकी, 1,56,000 मल्टीप्लाई बाय 325। अब बार बार LPCD में कन्वर्ट ना करना पड़े इसलिए हम इसको एक साथ ही LPCD में यहीं से कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोगों का जो आंसर है, यहाँ से आप लोगों का आंसर आएगा 50.7 MLD। यहाँ से आपका Q आ गया 50.7 MLD। ओके, नाउ आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे मैक्सिमम डेली डिमांड। इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम डेली डिमांड। मैक्सिमम डेली डिमांड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है कितना होता है, 1.8 मल्टीप्लाई Q। तो सिंपली आप क्या करेंगे, Q को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से, तो 1.8 मल्टीप्लाई 50.7 MLD। तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा 91.26 MLD। अब आप लोगों ने मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल दी। इसके बाद आप लोगों को क्या करना था, मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालनी है। अब यहाँ से हम निकालेंगे मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड भी पता है, जब आपको आंसर MLD में चाहिए तो 24 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप पीक फैक्टर से डिवाइड करेंगे, जो कि आपका यहाँ पे क्या होता है 2.7 मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि 2.7 मल्टीप्लाई 50.7। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का आंसर आ जाएगा 136.89 MLD। ठीक है, अब आप लोगों ने मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकाल दी है, मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल दी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपको फायर डिमांड निकालनी भी ज़रूरी है। फिर दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसको हम उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए फिर कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फायर डिमांड कैलकुलेट करते हैं। तो फायर डिमांड के लिए जो आपका कुचलिंग फार्मूला होता है, फायर डिमांड के लिए आपका जो कुचलिंग फार्मूला होता है वो होता है आपका 3182 √/P,
जिसमें कि जो आपका P होता है वो इन थाउजेंड्स होता है। आपको पहले 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा पॉपुलेशन को, उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सिंपली हो गया आपका 3182 रूट ओवर 156,000 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि पॉपुलेशन आपको 1000 में पुट करनी है। तो यहाँ से आपका फायर डिमांड हो जाएगा 3182 रूट ओवर 156, जो कि आपका आएगा 57.23 mld, 57.23 mld। अब वापस आते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम डेली डिमांड आप लोगों का कितना है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितना आया था 136.69 एंड मैक्सिमम डेली प्लस फायर डिमांड, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे हम 91.26 प्लस 57.23, तो यहाँ से आपका जो आएगा टोटल आ जाएगा 148.49। तो ये आएगी आपकी, ये वाली डिमांड आएगी आपकी 148.49। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कौन सी ज़्यादा है, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो यानी कि हम जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको पॉपुलेशन गिवन थी, LPCD गिवन था, एंड आपको कैलकुलेट करना था कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम किस हिसाब से कितने के लिए डिज़ाइन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए आपने क्या करा, MHD, आपको पता है कि या तो MHD के लिए करेंगे या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड के लिए करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एवरेज डेली डिमांड निकाली, P मल्टीप्लाई X, तो यहाँ से आपका आया 50.7 mld, जिसकी मल्टीप्लाई आपने 1.8 से करी मैक्सिमम डेली डिमांड निकालने के लिए। फिर उसके बाद Q की मल्टीप्लाई 2.7 से करी मैक्सिमम आर्ली डिमांड निकालने के लिए। फायर डिमांड निकालने के लिए आपने कुचलिंग्स फार्मूला यूज करा 3182 रूट ओवर P, यहाँ से आप लोगों की फायर डिमांड आ गई। अब जब यहाँ से आप लोगों की फायर डिमांड आ गई, सी यहाँ पे जो आपका आंसर आता है वो आपका लीटर पर मिनट में आता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आता है लीटर पर मिनट में आता है। लीटर पर मिनट को कन्वर्ट करते हैं हम mld में, आपको पता है मिलियन लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 10⁶ से, और मिनट को डेज में कन्वर्ट करने के लिए पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप आंसर आया था आपका 57.23। अब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे MHD और इसमें से कौन सा ज़्यादा आया, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अकॉर्डिंग आपका डिज़ाइन होगा। सो ये खत्म हुआ आपका वाटर डिमांड का टॉपिक पूरा का पूरा अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। अब हम मूव करते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की तरफ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग हम पढ़ते क्यों हैं। हमको जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन करना है, सर्विस टैंक डिज़ाइन करने हैं, वो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, आने वाले पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे मेथड्स जो हमारे पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के होते हैं वो प्रोबेबिलिटी एंड अप्रॉक्सीमेशन पे वर्क करते हैं। तो जो भी हमारा इसमें आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेशन में आता है, जो भी हमारा आंसर आता है वो, ठीक है। इसे ये पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग को मैं दोबारा बोल दूंगी, हाँ। बाकी कर देती हूँ। तो चलिए अब हम मूव करते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की तरफ। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग हम पढ़ते क्यों हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर सर्विस रिजर्वायर, ये सारी पाइपलाइंस, ये सब डिज़ाइन होती हैं, वो आज की पॉपुलेशन, सिर्फ आज की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते नहीं, आने वाली पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन होती हैं। तो उसके लिए हम पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं। अब ये जितने भी मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग के, वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कर, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर होते हैं और अप्रॉक्सीमेट आंसर देते हैं। एग्जैक्ट पॉपुलेशन कैलकुलेट नहीं करते, वो प्रीवियस पॉपुलेशन के डेटा के अकॉर्डिंग
आपकी अप्रॉक्स नेक्स्ट वैल्यूज देते हैं कि आने वाले सालों में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपके पास मेथड है वो है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, लॉजिस्टिक कर्व मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड एंड कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड, जिसमें से कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के इन शुरू के 3 मेथड से आते हैं, जिसको आपको फोकस करके पढ़ना है। ये 3 मेथड से आपके क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जानते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व, कि पॉपुलेशन बढ़ती किस किस हिसाब से है। तो ये आपका ग्राफ है पॉपुलेशन और टाइम के बीच। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इनिशियली आपकी पॉपुलेशन कुछ है, सपोज कोई सिटी है और वहां पे कुछ ना कुछ यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉपुलेशन है। टाइम के साथ साथ इस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब पॉपुलेशन चेंज किसकी वजह से होती है, कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन के चेंजेस को अफेक्ट करते हैं? वो फैक्टर्स हैं आपके बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। किसी भी सिटी में जो पॉपुलेशन में चेंज आता है वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से आता है। या तो लोग पैदा हो रहे होंगे, मर रहे होंगे, या फिर माइग्रेट करके जा रहे होंगे, या फिर आ रहे होंगे। इसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। तो सपोज कोई आपकी सिटी है, अभी न्यू सिटी है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं। तो जब न्यू सिटी है, आपको पता है आने वाले टाइम में ये सिटी डेवलप करेगी या फिर यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, तो आपके यहाँ पे लोग आते हैं, माइग्रेट करके आते हैं, या फिर यहाँ पे जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। ठीक है, तो माइग्रेट करके आते हैं लोग, तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती है। ये आप देखिए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो आपका इंक्रीज होता है, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा होता है। फिर उसके बाद जब कुछ टाइम हो जाता है सिटी को, फिर वहाँ पे ऑलरेडी वो डेवलप्ड हो चुकी है, इंडस्ट्री सेटअप हो चुके हैं, स्कूल्स कॉलेजेस सेटअप हो चुके हैं, तो उसके बाद इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता पॉपुलेशन में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग सेटल हो चुके हैं। तो उसके बाद जो आपका रेट होता है पॉपुलेशन इंक्रीज का, वो कांस्टेंट हो जाता है। वो आपका इंक्रीमेंटल वे में नहीं होता, ज्योमेट्रिक वे में नहीं होता, वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको जो आपका इनिशियल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज। अर्थमेटिक इंक्रीज मतलब यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट हो चुका है। अब एक टाइम पे सेचुरेशन, अब धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके बाद जो रेट ऑफ इंक्रीज है, सपोज पहले किसी सिटी में 10 लोग रहते थे, फिर कुछ टाइम में उसमें ज़्यादा बढ़ गए, 30 हो गए, फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गए, 70 हो गए, धीरे धीरे पहले इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे 100 हो गए लोग, पर फिर उसके बाद जो इंक्रीज आया वो 110 हुए लोग, फिर उसके बाद 115 हुए। तो जो चेंज आ रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे लोग सेटल हो गए हैं। तो अब जो इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज है पॉपुलेशन का, वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे स्लोप कम हो रही है, स्लोप कम हो रही है, यानी रेट ऑफ इंक्रीज कम हो रहा है। और एक पॉइंट, जो ये पॉइंट डी है, ये हो गया सेचुरेशन लेवल। सेचुरेशन लेवल मतलब ना तो और लोग आ रहे हैं, ना तो और कोई लोग जा रहे हैं। बर्थ रेट, डेथ रेट ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसका टाइम के हिसाब से कर्व बनाऊं, तो इनिशियली आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है, पहले रेट, ये आपका रेट का कर्व है, ये आपका रेट का कर्व है, एंड ये पिंक वाला आपका पॉपुलेशन का कर्व है। तो जब आप रेट का कर्व देखते हैं, तो पहले रेट इंक्रीज हो रहा था, एक टाइम पे रेट बहुत ज्यादा हाई था, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस टाइम पे जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, तो रेट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा। इस कर्व को लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं, और इसी के ऊपर, इसी पर बेस्ड आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड है, जिसका फॉर्मूला अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस ग्राफ को अच्छे से याद रखिएगा। क्या हुआ है, पहले पॉपुलेशन कुछ थी, उसके बाद बहुत रैपिडली इंक्रीज करी,
फिर उसके बाद जो पॉपुलेशन का इंक्रीज था वो कांस्टेंट हुआ, एक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा हाई हुआ एंड उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, सेचुरेशन लेवल पर आ गया। तो ये आपकी न्यू सिटीज होती हैं, ये आपकी ओल्ड सिटीज होती हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। जो ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम कंसिडर करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो आपका पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आपका कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये कौन सी सिटीज के लिए यूज होता है, ओल्ड सिटीज के लिए यूज होता है। ये मेथड आपका ओल्ड सिटीज के लिए यूज होता है जहाँ पे ऑलरेडी लोग सेटल हो चुके हैं, जहाँ पे जो अब पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कांस्टेंट हो चुका है, माइल्ड हो चुका है। तो इसके लिए आप सिंपली करते हैं P इज इक्वल्स टू P एट एनी टाइम T इज इक्वल्स टू P इनिशियल प्लस N x बार। अब यहाँ पे आपके ये टर्म्स क्या क्या हैं पहले इनको जानते हैं। P T का मतलब है पॉपुलेशन एट एनी टाइम T, पॉपुलेशन एट टाइम T। P नॉट यहाँ पे आपका है इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। N है आपका नंबर ऑफ डेकेड्स, नंबर ऑफ डेकेड्स, ठीक है। X है आपका एवरेज इंक्रीज, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन मोस्टली आपका आता नहीं है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। जब हमने सपोज करा कि डी पॉपुलेशन जो है आपका वो कांस्टेंट है, हमको पता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में हम मान के चलते हैं कि जो पॉपुलेशन रेट है वो आपका कांस्टेंट है, तो dp बाई dt को हमने k मान लिया। अब आपको जो पॉपुलेशन निकालनी है वो टाइम 1 से लेकर टाइम 2 तक निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉपुलेशन एट टाइम 2 माइनस पॉपुलेशन एट टाइम 1 इज इक्वल्स टू k ब्रैकेट में t2 माइनस t1, ठीक है। और ये जो टाइम 1 का पॉपुलेशन है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पॉपुलेशन एट टाइम 2 इज इक्वल्स टू p t1 प्लस k t2 माइनस t1, ओके। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो P2 है वो उस टाइम का पॉपुलेशन है जो आपको निकालना है, P1 आपका इनिशियल है, K आपका एक कांस्टेंट है एंड T2 माइनस T1 जो आपका नंबर ऑफ डिकेड्स है कि कितना टाइम हुआ है, T1 से लेकर T2 तक कितना टाइम हुआ है। तो सिमिलरली यही आपका फॉर्मूला है, पॉपुलेशन एट एनी टाइम T, इनिशियल पॉपुलेशन, टाइम इंटरवल एंड यहाँ पे जो k है वो यहाँ पे x बार है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, ओके। तो मेनली आपके लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन नहीं आता है आप लोगों का, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एक क्वेश्चन करके। सो सी द क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स, 50 साल की आप लोगों को पॉपुलेशन दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक, 1930 से लेकर 1970 तक आपको ये गिवन है टेबल में। आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 and 6 डिकेड्स, आपको आज से 1 and 6 डिकेड्स की, मतलब ये जो लास्ट पॉपुलेशन है इसके अगले 10 साल और अगले 60 ईयर्स की आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो यानी कि आपको कैलकुलेशन करनी है किस चीज़ की, 1980 में कितनी पॉपुलेशन है, 60 ईयर्स मतलब 2030 में
कितनी पॉपुलेशन है, ये आपको इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है आप लोगों को द लास्ट नोन डिकेड बाय यूजिंग AIM अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से करना है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से करना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से करना है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड से करना है। लेकिन अगर आपको नहीं गिवन है तो आपको ये मेंशन होगा कि आपकी जो सिटी है वो ओल्ड सिटी है या न्यू सिटी है। इन केस ऑफ ओल्ड सिटीज आप क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करते हैं, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन का रेट है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ओल्ड सिटीज में। तो इसलिए या तो आपको यहाँ पे AS इस तरीके से दिया होगा, अदरवाइज आपको बताया रहेगा कि ओल्ड सिटी है कि न्यू सिटी है। तो चलिए ठीक है, पहले आपको यहाँ पे ईयर दे रखे हैं। 1930 में कितनी पॉपुलेशन थी, 25,000। 1940 में 28,000, 50 में 34,000, 1960 में 42,000 एंड 1970 में 47,000 थी। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करना है x। तो x कैसे कैलकुलेट करते हैं, x है आपका इंक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है, एवरेज इंक्रीज। मैंने आप लोगों को अभी बताया था यहाँ पे एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वेट। तो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप लोगों का कितना हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए 1930 से 1940 तक जाने में जो आपका इंक्रीज आया वो 3000 का आया। कितने का आया, 3000। यहाँ पे हमने कैसे निकाला, P2 माइनस, मैं इनको मान लेती हूँ यहाँ पे, इसको P1, P2, P3, P4 एंड P5, ठीक है। तो जो इंक्रीज आया वो P2 माइनस P1, जैसे अभी हमने डेरिवेशन करी थी उसमें भी देखा था ना, P2 माइनस P1, तो उसी तरीके से हमने इसमें इंक्रीज निकाला। P2 माइनस P1 कितना आया, 3000। अब आगे के 10 सालों में कितना आपका इंक्रीज हुआ, 34,000 माइनस 28,000, यानी कि आपका इंक्रीज हुआ 6,000 का इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद 42,000 माइनस 34,000, तो आपका जो इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ, 8,000 का इंक्रीज हुआ। देन जो आपका इंक्रीज हुआ वो कितने का हुआ, 5,000 का इंक्रीज हुआ। तो टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो आप लोगों का आया वो कितना आया, 5 प्लस 8, 8, 8, 16, 16, 6, 22,000 का, 22,000 का आप लोगों का इंक्रीज आया, ठीक है। ठीक है, 22,000 का आप लोगों का इंक्रीज आया। इसको जरूरी नहीं है आप एक एक करके निकाले, आप ऐसे भी कर सकते थे कि फाइनल माइनस इनिशियल, तब भी आपका आंसर सेम आता। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब ये आपका x आया। अब x बार को आपको कैलकुलेट करने के लिए यानी कि आपको इसका एवरेज लेने पड़ेगा। तो 22,000 का आपका इंक्रीज आया है, लेकिन कितने डेकेड्स में आया है आपका ये इंक्रीज। यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ ईयर्स लेंगे वो डेकेड्स में लेंगे, 1 2 3 करके नहीं लेंगे, आप डेकेड्स में लेंगे। तो कितने डेकेड्स हो रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 डेकेड्स में आया है। 1930 से लेकर 40 तक 1 डेकेड, 50, 60 एंड 70, तो 4 डेकेड्स में आया है। तो आप क्या कर लेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, दैट इज 22,000 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5,500 x बार का। अब सिंपली आपको इसमें पुट करना है। तो क्वेश्चन क्या था, सबसे पहले आपको निकालना है फाइंड आउट द गिवन पॉपुलेशन आफ्टर 1, ठीक है। आफ्टर 1 इसके 1970 के बाद एक डिकेड में कितनी पॉपुलेशन होगी। अब ध्यान से देखिए, इसको करने के आपके पास दो ऑप्शन है। देखो, अगर आप लोग जो इनिशियल पॉपुलेशन है, जैसे आपके पास आपको पॉपुलेशन निकालनी है, किस में निकालनी है, 1980 में। 1980 में पॉपुलेशन निकालनी है, तो उसके लिए आपको लिखना है P0 प्लस n x बार, ठीक है। अगर आप इस P0 को, ये सबसे पहले वाला इनिशियल वाला लेंगे 25,000, तो n आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे कि 4 डिकेड तो ये हो गए आप लोगों के, प्लस 1 डिकेड, तो वहां पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी। अदरवाइज आप लास्ट वाला अगर लेंगे तब n की वैल्यू सिर्फ 1 रहेगी। तो इन जनरल हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट वाली पॉपुलेशन है उसी को लेके आगे की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग का दोनों से सेम आता है।
तो इनिशियल पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे ले ली 47,000 प्लस नंबर ऑफ डिकेड 1 मल्टीप्लाई एक्स बार की वैल्यू 5,500, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 52,500। तो यहाँ से आप लोगों की पॉपुलेशन आ गई 52,500 आफ्टर 1 डिकेड। ओके, तो आफ्टर 6 डिकेड्स ये आप लोग खुद कैलकुलेट करिएगा, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। P अगर 2030 निकालना है तो P नॉट प्लस एन एक्स बार। P नॉट आप एज इट इज 47,000 रख देंगे एंड एक्स बार 5,500 रखेंगे एंड n की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई 5,500। तो जो भी आंसर आएगा वो आपकी पॉपुलेशन इन 2030 होगी। आई होप आपको अर्थमेटिक मीन मेथड, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड समझ आया होगा। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की तरफ। नाउ ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, अब जो ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है इसमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें हम ये अज्यूम नहीं करते कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो कांस्टेंट है, हम सपोज करते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो अब जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा कौन सी सिटीज़ में होता है, न्यू सिटीज़ में माइग्रेशन होते हैं, बर्थ रेट होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन जल्दी जल्दी इंक्रीज कर रही होती है। तो ये वाला मेथड जो है हम यूज़ करते हैं न्यू सिटीज़ के लिए, यूज़ करते हैं। इसका आपका सिंपल सा फॉर्मूला है population at any time n या any time t is equals to initial population bracket 1 plus r upon 100 to the power whole power n। अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे r क्या है आपका assumed growth rate है। यहाँ पे जो population का growth rate है उसी को आप क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, ठीक है। n is number of decades, p naught is initial population, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ डिकेड्स तो आप बता देंगे, इनिशियल पॉपुलेशन भी आपको पता चल जाएगी, लेकिन अब ये आर क्या है, आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले मेथड में एक्स कैलकुलेट करा था, एक्स था आपका एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसी तरह अब आर को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब आर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 मेथड है। तो जो सबसे पहला मेथड है वो हम तब यूज़ करते हैं जब आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन दी रहती है एंड उसके अलावा आपको कोई और पॉपुलेशन नहीं दी रहती। इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन जब दी रहेगी, ठीक है, तो उस केस में जो आपका आर होगा वो होगा √P2 अपॉन P1 -1। अब जो ये इसकी पावर है वो आपकी n होगी, नंबर ऑफ डिकेड्स, कितने टाइम बाद आप लोगों को या फिर कितनी बार आप r कैलकुलेट कर रहे हैं वो यूज़ होगा। तो मोस्टली जब नंबर ऑफ डिकेड्स जितना भी दे रखा होता है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया r को कैलकुलेट करने का फर्स्ट मेथड। अब जो सेकेंड मेथड है वो अर्थमेटिक मीन मेथड है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि आप एक एक डिकेड के आर कैलकुलेट कर लेंगे एंड देन आप उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। सपोज जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे एक डिकेड के लिए आर कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फिर चौथे के लिए जब आर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से जो आपका अज्यूम्ड ग्रोथ रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, जितने भी आपके होंगे, प्लस Rn डिवाइडेड बाय n। सिंपली आपको अर्थमेटिक मीन लेना है, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन मेथड है। ये आपका मेथड तब यूज होगा जब आपको इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन दे रखी होगी सिर्फ, ठीक है, मतलब सिर्फ 2 साल की आपको पॉपुलेशन दे रखी है, इनिशियल डिकेड की एंड फाइनल डिकेड की। फिर उसके बाद ये मेथड तब यूज होगा जब आपको लिखा हुआ होगा कि अर्थमेटिक मीन मेथड से आप आर निकालिए। अदरवाइज जो हम मेथड यूज करते हैं वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड है। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड आपका
ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड सिंपली आपका बोलता है R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 एंड सो ऑन की पावर 1/n। अब अगर रिटर्न नहीं होगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे दोनों में से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मैनुअल के अकॉर्डिंग जो हम मेथड यूज करते हैं न्यू सिटीज के लिए वो ज्योमेट्रिक मीन मेथड यूज करते हैं आर को कैलकुलेट करने के लिए। अब इस मेथड को थोड़ा और क्लियरली हम समझेंगे बाय डूइंग अ क्वेश्चन। ओके, तो सारी वैल्यूज आपकी सेम है, बस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि आपको इसको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से करना है। एंड नंबर ऑफ डिकेट्स जो आपको दे रखे हैं वो यहाँ पे 2 दे रखे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिकेट्स यहाँ पे 2 दे रखे हैं कि 20 साल के बाद आपकी पॉपुलेशन कितनी होगी। जैसे 1970 है तो आपको किसके लिए निकालनी है, 1990 के लिए पॉपुलेशन निकालनी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप आर कैलकुलेट कर लीजिए। अब जब आप अगर एक बार देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है अज्यूम्ड ग्रोथ रेट बट इन परसेंटेज, तो आपको ये परसेंटेज में कैलकुलेट करना है आर पहले सिंपली। ओके, तो यहाँ पे आप परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने का डिफरेंस आया। जनरली जो अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, लाइक अगर आप R1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका सिंपल फॉर्मूला होगा P2 माइनस P1। ये तो हो गया चेंज जो हमने पहले करा था। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए वापस से आप P1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे। पहले वाली पॉपुलेशन, इसका सिंपली मतलब है कि पहले वाली पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कितने परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। जैसे आपके मार्क्स भी आते हैं, पहले सपोज आपके 100 में से 70 मार्क्स आए थे, बाद में आपके 100 में से 80 मार्क्स आए थे, तो जो मार्क्स में चेंज आया है वो 10 का आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तब आप क्या करेंगे, 10/70 इंटू 100 करेंगे। परसेंटेज जब आप निकालेंगे कितना परसेंट इंक्रीज आया। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, पहले जो हमने करा था वो इंक्रीज था, ये यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज है। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या करोगे, 3000 डिवाइडेड बाय 25,000, यहाँ पे आप आर कैलकुलेट कर रहे हो, मल्टीप्लाई 100। ओके, यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये तो हो गई आपकी R1 की वैल्यू। अब अगर आपको R2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से आपकी कितनी आ जाएगी, R2 की वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाय 28,000 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से आप R3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपकी R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 डिवाइडेड बाय 34,000 मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद R4 कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ R4 इज इक्वल्स टू 47,000 माइनस 42,000 कितना होता है आपका 5,000 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को किस चीज़ की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना आएगा यहाँ पे 12% आएगा शायद। एंड यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का आएगा 25% के अप्रॉक्स आएगा। सिंपली R3 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 20% के अप्रॉक्स आएगी। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी R की वैल्यूज आ जाएंगी, R1, R2, R3 एंड R4 की। ठीक है, अब आपको क्या लेना है, R लेना है। अब आपको टोटल R, अब इतनी सारी R की वैल्यूज तो आप लोग रख नहीं सकते, तो सिंपली जो आप R की वैल्यू रखेंगे वो कितनी हो जाएगी, R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई R4 की पावर 1/4। अब यहाँ पे हमने 1/4 क्यों करा, क्योंकि 4 डेकेड्स थे हमारे पास। 1930 से लेकर 1970 तक कितने डेकेड्स आ रहे थे, 4 डेकेड्स आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, 1/4 करा। तो यहाँ से आप लोगों की R की वैल्यू आ जाएगी एंड सिंपली आप फॉर्मूला में पुट करके P 1990 की वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, P 1990 इज इक्वल्स टू P इनिशियल ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर 2।
अब यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे n की वैल्यू 1/4 रखी, क्यों? क्योंकि जब हम r कैलकुलेट कर रहे थे तो हमारे पास 4r थे, ठीक है। जो रेट ऑफ जो परसेंटेज इंक्रीज था वो हमारा 4 टाइम्स आया था, तो हमको उसका ज्योमेट्रिक मीन लेना था। ज्योमेट्रिक मीन कितने का लेना था? 4 का, इसलिए यहाँ पे पावर 4 यूज करी। अब क्वेश्चन में हमको जो पॉपुलेशन पूछी है वो आफ्टर 2 डेकेड्स पूछी है, आफ्टर 2 डेकेड्स पूछी है, इसलिए यहाँ पे n हमने कितना रखा है? 2 रखा है। तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि जो आपका ये फॉर्मूला वाला n है वो है नंबर ऑफ डिकेड्स, कि कितने डिकेड्स के बाद की आपको पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो n है कि कितने डिकेड्स का आपको पॉपुलेशन गिवन है, ताकि आप उसका एवरेज निकाल सके, चाहे वो अर्थमेटिक एवरेज हो चाहे वो ज्योमेट्रिक एवरेज हो। सो आई होप आपको ग्रोथ कर्व अलोंग विद अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड समझ आया होगा। अब इसके आगे के जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।